नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। खास मुलाकात के इस खास एपिसोड में आज बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन वो खास शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ सपना देखा बल्कि उस सपने को जिया भी, साकार किया और आज दूसरों के सपनों को वो पूरा कर रही हैं। कहते हैं कि जब कोई सिलाई सीखता था, कोई भी स्त्री पहले टाइम में, आज भी ज्यादातर ऐसा होता है कि उसको शादी करनी है इसलिए वो सिलाई कढ़ाई सीखती थी, लेकिन इसको ही करियर बनाना ही नहीं बल्कि ऐसा संस्थान क्रिएट कर देना कि दूसरे भी इसे करियर बनाकर न जाने अपने सपनों को कहां कहां संवार रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जानी मानी शख्सियत कमला पोद्दार जी की और अभिषेक पोद्दार जी की। फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ कमला पोद्दार ग्रुप कमला पोद्दार जी हमारे साथ है और डायरेक्टर ऑफ कमला पोद्दार ग्रुप अभिषेक पोद्दार जी हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमला जी, वैसे तो आप पहचान की मोहताज नहीं हैं, खासकर युवाओं के बीच में जिनके सपने आपने पूरे किए हैं। ऐसे सपने जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ कोई सोच सकता था, लेकिन आपने उसे पूरा किया है। लेकिन ये जब शुरुआत हुई वो वक्त था 1994 का, 1994। क्या कभी कोई सोच सकता है कि फैब्रिकेशन के जरिए भी कोई संस्थान खड़ा हो सकता है? आपने वो किया। सबसे पहले तो अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपने इसे शुरू किया? ये सपना आया कहां से? पूनम, ये कोई सपना नहीं था, ये ज़रूरत थी। 1994 में ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा, जिसके लिए 1994 में 5 मशीन लगा के फैब्रिकेशन का काम शुरू किया और 2000 तक फैब्रिकेशन का काम किया और 99 में इंस्टीट्यूट खोला। तो जो 5 या 6 साल का सफ़र है, वहाँ पे 5 मशीन से पैक शिपमेंट तक फैब्रिकेशन का काम, वही इसी लाइन से रिलेटेड एक्सपोर्टर का काम करना, क्योंकि परिवार में ज़रूरत थी। तो वहाँ मैं ये नहीं बोलती कि मैं बचपन में थी तो मैं सोचती थी कि मैं वुमन एंटरप्रेन्योर बनूंगी, क्योंकि अभी जैसा कि आपने कहा कि सिलाई मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने, शादी करनी है, पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से करानी है तो अच्छे स्कूल से बायोडाटा में लिखा जाएगा, शादी अच्छे घर में होगी। कोई एस्पिरेशन नहीं थी, कोई सपना नहीं था। इसी तरह से जब वो फैक्ट्री जब शुरू करी, फैब्रिकेशन का काम शुरू किया, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें पैक शिपमेंट तक पहुंच गए। और फिर 1999 में जब मेरा बेटा अभिषेक बड़ा हो गया तो ये कुछ काम ढूंढने के लिए सोच रहा था। तब उस समय आईटी बहुत बूम पे था, तो हमने सोचा कि हम आईटी इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। इसका इंटरेस्ट आईटी में था, पर ऐसे ही ये एक फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी का पेपर में कोई ऐड देखा। उस समय रुपए बहुत फूक फूक के खर्चने पड़ते थे, हैंड टू माउथ ही रहते थे हर समय। तो 250 रुपये इन्फॉर्मेशन मंगवाने के उसमें लिखे हुए थे, तो उसके लिए भी 2 बार सोचना पड़ा था कि 250 रुपये 250 रुपीज़ इन्फॉर्मेशन मंगाने के दें या ना दें। हमने वो मंगाया। उसके बाद में हर तरफ से डीमोटिवेशन मिला। राजस्थान कंजर्वेटिव स्टेट, फैशन कोई नहीं पढ़ाएगा। उसके पहले एक इंस्टीट्यूट खुला तो वह 1 ही साल में बंद हो गया था। हर तरह से कहीं से भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा था कि मैं यदि ये कर रही हूँ तो शायद इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। पर प्रभु की इच्छा थी और कुछ डिटर्मिनेशन था कि जो नहीं चले उनसे सीखना है कि वो क्यों ना चले। और मेरी बहुत एजुकेशन कोई नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे में शादी हो गई थी। मैं सिर्फ 10th तक की पढ़ी हूँ, वो भी हिंदी मीडियम से कलकत्ता में। लेकिन एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, लेकिन रियल लाइफ एजुकेशन आज तक सीख रही हूँ। असफलताएं हमने बहुत देखी, जिसे हमें कहते हैं कि ये सक्सेस नहीं हो पाई, और हमें क्या साइड से कहते हैं ना कि सराउंडिंग्स जो होती है वो भी हमें ऐसे ही मिलती है। फिर यूनिवर्स से आपको मिला। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे कहते थे कि राजस्थान में अच्छे पढ़ाने वाले फैकल्टीज कहाँ मिलेंगे, तो मेरा सवाल रहता था कि फैकल्टीज तो मैं दिल्ली बम्बई से ले आऊँगी, स्टूडेंट कहाँ से मिलेंगे ये बताओ। मैं स्टूडेंट को पैसे देके नहीं ला सकती, फैकल्टीज़ को पैसे देके कहीं से भी ला सकती हूँ। तो ये एक सोच भगवान ने दी थी, जिसकी वजह से, और जयपुर वालों का प्यार, कि कमला पोद्दार कुछ भी नहीं थी, कमला पोद्दार को एक पहचान जयपुर ने दी है।
लेकिन आपने कहा कि मेरा सपना नहीं था, मजबूरी थी, शुरुआत वहां से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सपना तो था कि चलो इसे अब यहाँ से इतना बड़ा खड़ा करना है। तब बना कि अब ये काम शुरू किया है, तो फिर सपने हो गए कि अब इसमें हार नहीं माननी। लेकिन जो एक आज का युवा वर्ग एक सपने को लेके चलता है कि मुझे ये बनना है, वो सपना नहीं था। ये काम था कि मुझे मेरे घर को संभालना है, मेरे बच्चों को संभालना है, मेरे इन लॉज को संभालना है, और बेसिक नीड की जो चीज़ें मिल जाए, उसके बाद में फिर ग्रोथ देखेंगे। तो वो एक सपना एक इंस्टीट्यूट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से अलग अलग होते गए। बिल्कुल। और बीइंग ए वुमन ही नहीं, जितना भी यूथ अगर आज देख रहा है, जो सपने संजो रहा है, वो आपके जर्नी से बहुत कुछ सीखेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ठोकरे तो खाते ही खाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे हर कोई नहीं चलता है, क्योंकि मंजिल तो पानी है, लेकिन रास्ते में इतना कुछ आ जाता है कि हम ऑब्स्टिकल्स को ही कह लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि लोग सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि लोगों की फेलियर स्टोरीज पढ़नी चाहिए। आप किसी की फेलियर स्टोरीज पढ़ोगे तो आप उससे बहुत कुछ सीखोगे। आज यदि अब्राहम लिंकन 11 या 12 बार फेलियर होकर फिर प्रेसिडेंट बना था, आज फोर्ड गाड़ी जब पहली बार बनी थी तो एकदम फ्लॉप थी, क्योंकि रिवर्स में गलत उन्होंने मशीनरी लगा दी थी। तो वो उससे सीखे। तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो हमको ये प्रमोट करना चाहिए कि फेलियर की स्टोरीज पढ़ी जाए। 1999 से आपने इस संस्थान की शुरुआत की, कमला पोद्दार ग्रुप। वो वक्त था, आज 2026 है, बहुत सारे चेंजेस आपने देखे, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है। क्योंकि मैम, चाहे ये फील्ड हो या कोई भी ऐसी फील्ड हो, हम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम तो बस हार गए, अब हमसे नहीं होगा, और हम कहते हैं ना कि बस गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। वो सिचुएशन आई होगी, न जाने कितनी बार आई होगी। तो उस जर्नी के साथ इस ग्रुप को जरा बताइए, कितना बड़ा कर दिया है आपने, कैसे शुरुआत हुई थी और आज क्या है आपके लिए? गिव अप का सोच तो कभी भी नहीं आया। स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल था, और शुरुआत में कम स्ट्रगल थे, बल्कि स्टेब्लिश होने के बाद में ज़्यादा स्ट्रगल्स आए। तो गिव अप मैंने कभी नहीं किया, कि मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है कि रोलर कोस्टर है, तभी वो आप जिंदा नज़र आते हो। जिंदा हो तो जिंदा रहने के लिए नज़र आना भी तो ज़रूरी है ना। और यदि फ्लैट लाइन चल रही है तो हम डेड है। तो रोलर कोस्टर ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाता है, और आज तक सीख रही हूँ। और 99 में, जब 94 में फैब्रिकेशन किया, 99 में इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट शुरू हुए, फिर 2007 और 8-9 के बाद में अभिषेक ने मुझे ज्वाइन किया। उसके बाद में अभिषेक, फिर उसके बाद इसकी शादी हो गई, तो मेरी डॉटर इन लॉ, ये मिलके सब संभालते हैं। आई हैव टेकन अ बैक सीट, और अब मैं ज्वेलरी डिज़ाइन का करती हूँ खुद अपना। इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन आपकी नज़र में आज 2026 में कमला पोद्दार ग्रुप क्या है, उसके बाद मैं अभिषेक जी से भी एक अहम सवाल करूँगी। आज के दिन में कमला पोद्दार ग्रुप ये है, आज का जो स्टूडेंट है, हमने बहुत स्ट्रगल करी उस समय बच्चों को सिखाने की। तो उस समय मोस्टली 50% बच्चे कैरियर लेके नहीं आते थे, क्योंकि जयपुर में कोई भी ऐसा कोएड इंस्टीट्यूट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट कोएड इंस्टीट्यूट। तो आधे बच्चे तो घूमने के लिए आते थे। आज के 100% स्टूडेंट थॉरो कैरियर बनाने आते हैं, और वो इतने मेहनती होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। उसी का डिटेल में आपको अभिषेक बताएगा। रिसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट, हमारे स्टूडेंट कांस में प्रेजेंट करके गई है, आशना वासनानी, और वी फील सो प्राउड कि 25 साल बाद उस लड़की ने हर एक राजस्थानी प्राउड राजस्थान को कांस में ले गई है, हवा महल पूरा ड्रेस पहनी है, खादी को प्रेजेंट किया है। तो वी फील सो प्राउड कि एक हमारी स्टूडेंट कांस में पहुंच गई है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। 2026 में ये ग्रुप क्या है, ये आपने बस इतना बता के वासवानी जी ने बता दिया, और वाकई में प्राउड मोमेंट हम सबके लिए भी है। आशना इज आवर प्राउड स्टूडेंट, रॉक स्टार, और बहुत है, और बहुत सारे। लैक्मे फैशन वीक, दुबई फैशन वीक, न जाने कितने फैशन वीक्स में स्टूडेंट्स जाते हैं हर साल। अरे स्टूडेंट जगह जगह में, इंटीरियर में, फैशन में, सब जगह प्लेस है। 2007 अभिषेक जी आपने ज्वाइन किया, जैसे कि मैम बता रहे थे कि जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, आईडी बूम कर रहा हो, तब आपको इस लाइन में आना क्या मजबूरी थी, या फिर कोई और कारण रहा, या फिर माँ को सपोर्ट करना था?
वो भी था, प्लस मेन था देखिए मैं आप सच बताऊं तो 2007 में मेरा 100% ये फोकस नहीं था कि मैं एजुकेशन में रहूँगा। मैंने सोचा था एक बार ऑनेस्टली देखते हैं वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट डू इट, क्योंकि फील्ड एकदम अननोन थी, मैं एकदम दूसरी फील्ड में था। लेकिन यहाँ पे रहते रहते, बच्चों के साथ डील करते करते, बच्चों के साथ रहते रहते, और जो पेरेंट्स आए और जो बच्चों के इमोशन दिखे, वो मेरे को मेरे बिजनेस में नहीं दिखे थे जो मैं कर रहा था। उस इमोशन से मैं अट्रैक्ट हो गया कि नहीं, यहीं रहना है, यही करना है। तो ये इसको यूं कह सकते हैं कि जो आपका टैलेंट है उसको आप अपना करियर बना रहे हो और कोई सोच भी नहीं सकता। ये तो बहुत वेरी नाइस। जो इमोशंस मेरे को यहाँ मिले 2007 में हमारे फ्रंट ऑफिस में, काउंसलिंग डेस्क पे, जब बच्चे सक्सेसफुल होते थे, आते थे, पाँव छूते थे, मेरी उम्र के थे करीब करीब, तो मैंने कहा नहीं, इस इमोशन में तो रहना है और इस एजुकेशन इंडस्ट्री में रह के इसको जस्टिफाई करना है, इसको प्रूव करना है, और जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के एस्पिरेशंस है उस पर खड़ा रहना है। जेंडर कैटेगरीज को लेकर समझाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, तो थोड़ा समझाइए कि इसमें भी कोई मिथ है या फिर टैलेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा। देखिए मैं तो कभी इस चीज़ को माना नहीं हूँ। उस समय देखिए हमें फेस ज़रूर करना पड़ता था ये, जब पेरेंट्स आते थे तो पेरेंट्स के एक इनहेरेंट देखिए डाउट होता था कि जैसे उस 2008 में मेरे को याद है कि पेरेंट्स बोलते थे ये तो बिटिया है हमारी, कहाँ लेबर के साथ बिल्डिंग बनाएगी या इंटीरियर का काम करेगी, तो कपड़े का काम करा देते हैं, 4 कारीगर बिठा देंगे, बैठ के आराम से घर भी संभाल लेगी और काम भी कर लेगी। और अब आप उसी समय, उसी 2008 में ऐसी कितनी लड़कियों ने इंटीरियर डिज़ाइन किया, और नाम मैं अभी 4-5 नाम बता सकता हूँ, लेकिन इंटीरियर में फैशन से बेहतर काम किया। तो उससे क्या है कि क्या होता है कि मैं नया था, मेरे भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बन रहा था। तो जब आप ये देखते हो कॉन्फिडेंस सब जगह, तो फिर आगे बढ़ते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कभी भी मन में नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फैशन कहते हैं ना कि ये लैंग्वेज हुआ जिसे कहते हैं कि ओह समाज में ठीक नहीं माना जाता। अब नहीं है ऐसा, है ना? अब नहीं। इस पे मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जब 1999 में मैंने शुरू किया था, लड़कियां अपने पेरेंट्स को, फादर को बड़ी मुश्किल से ले आती थी इंस्टीट्यूट में कि पापा हमें तो ये करना। पेरेंट्स आ जाते थे उनके कहने में कि मैडम मैं आ तो गया, पर मेरी माँ, मतलब इसकी दादी, ये कहती हैं कि छोरी ने फैशन पढ़ा हुआ है, हाथ से निकल जासी। तब मेरा आंसर क्या होता था, मैंने कहा मुझे साहब आप एक बात बताइए, आप राजस्थान के हो, आप घर जाके माता जी से ये पूछिएगा कि राजस्थान की सबसे राजस्थान की क्यों, वर्ल्ड की मोस्ट फैशनेबल वुमेन राजस्थान की है। बोले नहीं मैडम जी वो कैसे। हम बोले राजमाता साहब सर पे पल्लू रख के, मोती की माला पहन के वर्ल्ड की मोस्ट फैशनेबल वुमेन कहलाती है। तो मैंने कहा कि फैशन मतलब छोटे कपड़े पहनना नहीं है, फैशन मतलब डिज़ाइन। आज सर पे पल्लू रख के भी आप फैशनेबल बन सकते हो, जो राजमाता साहब ने शिफॉन को इन्वेंट किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और जैसा अभिषेक ने अभी कहा कि इमोशन की बात है ना, इसमें जेंडर इक्वलिटी की कोई बात है या जेंडर डिफरेंस की कोई बात है। आपने कहा ना कि इस काम में क्यों रहना, पैसे हमको बहुत सारी चीज़ों में हम कमाते हैं, लेकिन ये जो एक फील्ड है यहाँ पे आपको लगता है यू आर शेपिंग द कैरियर ऑफ नॉट ओनली द स्टूडेंट, इट्स फैमिली का कैरियर को। आज भी मैम बहुत सारे युवा हैं, ये सवाल उनका रहता है कि ये डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं कि एक मॉडल है, क्योंकि दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी है और स्टडीज़ भी है, हम इंजीनियरिंग की बात करें, हम किसी को नहीं कोट कर रहे हैं, बट ये अलग क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि आप पैसा लगा दो, जैसे 5 लाख रुपए लगा दिए एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है कि जैसे ही मैं एग्जाम अपनी परीक्षा दूंगी और रिजल्ट आएगा उसके बाद मेरे तो जॉब लग जाएगी और मैं इतने कमा लूंगी, मेरा हो जाएगा पापा, मैं कर लूंगी। हमारा जॉब पे फोकस ही नहीं है। हाँ, मैं वही जानना चाहती हूँ। हमारा फोकस जॉब पे नहीं है, हमारा फोकस है कि ये जॉब देंगे, ओके, ये एंटरप्रेन्योर बनेंगे और ये जॉब देंगे। और यदि ये जॉब नहीं भी दे सके तो घर में बैठ के एक छोटा एंटरप्रेन्योर भी है। आज लड़की घर में रह के अपने परिवार को संभाल के भी कर सकती है, वो वहाँ से डिज़ाइन भी इंटीरियर की कर सकती है, वो वहाँ से गारमेंट की भी कर सकती है,
फील्ड में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। यदि वो उसकी कोई लिमिटेशन है, उस लड़के की भी कोई लिमिटेशन है कि उसे फील्ड पे कम जाना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वर्क फ्रॉम होम दोनों जगह कर सकते हैं। आप मानते हैं कि आजकल न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है? अभिषेक जी, मेरा दोनों से ही सवाल है, आप अपने अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे कहते हैं ना कि कंप्यूटर आया, फिर और चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी है, आजकल AI है, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है या ईजी हो गया है काम? जैसे कि आपने वर्क फ्रॉम होम भी कहा कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले था कि स्टूडेंट, हम कंप्यूटर क्लास बहुत कम देते थे, तो उनको लगता था कि मैडम हमें कंप्यूटर तो सिखाते नहीं हो, मैडम हमें आप तो खाली कटाई सिलाई ये सब सिखाते हो। तब मैं उनको समझाती थी, बहुत मुश्किल था उनको समझाना कि आपको बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए। कंप्यूटर तो एक टूल है फास्ट वर्क करने के लिए। आपको भी ऐसा लगता है अभिषेक जी? नहीं, बिल्कुल अभी AI के बारे में बोलेगा, देखिए, बताएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं हमेशा आज भी शेयर कर रहा हूँ, 2008 से शेयर कर रहा हूँ बच्चों से। बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो उस समय बच्चे मेरे पास ज़्यादा रहते थे, मेरे पास ज़्यादा आते थे और सोचते थे कि भाई ये तो यंग हैं, कंप्यूटर में ये सुनेंगे समझेंगे। तो उस समय भी मैं उनको बोलता था, मैंने कहा देखो, अगर चिट्ठी लिखनी आ गई तो 100 रुपये, 150, 200 रुपये किसी को भी दे दो, बढ़िया से टाइप करके दे देगा तुमको, प्रिंट निकाल देगा। लेकिन अगर चिट्ठी लिखनी नहीं आती लेकिन वो सॉफ्टवेयर आता है तो क्या करोगे? ठीक है, अब ये तो 2008, 9, 10, 11, 12 तक, जब तक AI का इन्फ्लक्स नहीं हुआ था तब तक ये एप्लीकेबल था। अब AI की वजह से लोगों में बहुत सी धारणाएं बन गई हैं, नौकरी खा रहे हैं कि नौकरी चली सबसे पहला ये है जाएगी, धारणा कि ये कि हो नौकरी खा रहे जाएगा, हैं। वो हो हाँ। जाएगा। देखिए, कुछ हद तक सही है लेकिन एकदम गलत है। वो इसलिए है कि अभी कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत अच्छा डिज़ाइन कुछ स्टूडेंट्स ने AI से निकाल दिया इसमें इंटीरियर्स में, बहुत सुंदर थे 3 डिज़ाइन। शायद अगर प्रोफेशनली बनाते तो बहुत चैलेंजिंग होता और कोई बहुत टॉप डिज़ाइनर से बनवाना पड़ता। और वो लेके आए, सर देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है, मैं बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। बनाएगा कौन भाई? कागज़ पे तो आपने AI से ले लिया, बनाएगा कौन? अब दूसरी चीज़, इसमें इमोशन कहाँ है? जो क्लाइंट को आप ये दोगे, वो जो इमोशन चाहता है, जो घर फील बना से रहा आता है, यस, घर पहली बार बना रहा है, उसका इमोशन पता है क्या इमोशन चाहिए? AI नहीं कर सकता। चलो ये तो बहुत ही सही आंसर है। डेवलप हाँ। नहीं कर सकता AI, इमोशंस नहीं डाल सकता। आज आप एडवर्टीजमेंट में AI जनरेटेड पिक्चर देखिए, और जो हमारी खींची हुई फोटोग्राफी थी, आज ये इंटरव्यू हम ले रहे हैं आप, तो ये खास मुलाकात को आप AI से क्रिएट कर सकते हैं, पर क्या उसकी लुक्स और अपीयरेंस, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप कह रहे हैं, यस। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा, और स्पेशली एक राजस्थानी तो जरूर, राजस्थान कितना कनेक्ट है डिजाइन के साथ, वो हर कोई जानता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल का टाइम है फैशन, ग्लैमर और न्यू चीजें हम उसमें एड ऑन कर देते हैं। अच्छा, इस फैशन वीक में ये हुआ है तो अब हम ये क्रिएट करेंगे डिजाइन में, फिर चाहे ज्वेलरी हो, इंटीरियर हो या फिर ड्रेस डिजाइन हो। तो हम कैसे उस फैब्रिक को, उस डिजाइन को, उस आर्ट को, उस कल्चर को साथ लेकर चल रहे हैं, और आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है उसका? बच्चों के साथ, बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे बाय गॉड्स ग्रेस इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स से कनेक्ट है, और वो कैंपस में आते हैं, पढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि वो पूछते हैं कि सर मैं बॉम्बे जाके ये कर लूँगा, मैं किसी सिटी में जाके ये कर लूँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी डिज़ाइनर से आप इंटरव्यू किए होंगे और आप करेंगे, सब बोलते हैं कि तुम गढ़ को छोड़ के बाहर जाना चाहते हो? यहाँ तो हम आते हैं, राजस्थान में तो हम आते हैं, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? पहले अपने यहाँ गाड़ो, बेस बनाओ, फिर आपको जहाँ जाना है जाओ। सारे डिज़ाइनर से आप बात करिए, सब राजस्थान आते हैं, सारा काम ही राजस्थान से है। तो इसको मैं कहना चाहूंगी कि हर डिजाइनर का यदि आप पैटर्न और डिजाइन देखेंगे, वो झलक मिलती है, झलक है। जरदोजी वर्क, पिट्टन वर्क, गोटा पट्टी, अपने ब्लॉक पेंटिंग, अजरक, टाई डाई, और मुझे लगता है तो रूरल एरिया में वैसे ही अमूमन चलता है। नहीं, ये सब कुछ हाँ, राजस्थान है। yes, वो उसको अपनी क्रिएशन कर रहे हैं। उसमें वो झलक नजर आती है। जो कलर्स बनते हैं राजस्थान में, वो कलर्स तो कहीं बने ही नहीं सकते ना। आज इंडिगो तो वर्ल्ड चला, इंटरनेशनली चला गया।
चूड़ी वाले भी इंडिगो की चूड़ी डाई करते हैं, चूड़ियाँ भी। बिल्कुल। तो राजस्थान जितने भी डिजाइनर आते हैं कहते हैं उन बच्चों को तुमको जयपुर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज सो मच टू डू इन जयपुर। आई हैव लॉट्स ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, बस मुझे लगता है कि हमने जो नॉर्मली सवाल मैंने किए बिना देखे, उसमें इतना कुछ निकल कर आ गया जो हर एक युवा जानना चाहता था। हर कोई जानना चाहता था कि अगर मैं डिजाइन फील्ड में जा रहा हूं या जा रही हूं तो क्या क्या टास्क मेरे सामने आएंगे, कहीं मैं रूरल बैकग्राउंड तो नहीं छोड़ दूंगा, कहीं फैमिली का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। वो आपने आंसर कर दिया, बहुत जरूरी बातें थी। मैम आपका बहुत बहुत रूट टू हाँ जी। विंग्स है, रूट टू विंग्स है पुनः। यस, आप रूट से जुड़े रहोगे तो आपको पंख मिलेंगे। जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, आज आशना जो गई है रूट्स को लेके गई है, खादी को लेके गई है, राजस्थान को लेके गई है, और हवा कांस महल की पहुंच झलक गई है, हमें नजर आई है। और कांस पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही तो कहते हैं ना कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है, और वही हमें नजर भी आया। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुलाकात में शामिल होने के लिए, इस एपिसोड में आने के लिए। बहुत ज़रूरी था ये बातें करना भी, क्योंकि जहां बहुत सारे फील्ड आ गए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन ऐसा भी फील्ड है जिसमें आप अपने टैलेंट को बखूबी दिखा सकते हैं करियर के तौर पर। और जैसे कि कमला जी का मानना है, और उसी वसीयत को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक जी, कि छोटा कपड़ा पहनना फैशन नहीं होता है, फैब्रिक और फैशन मिलकर जब डिजाइन क्रिएट करता है, जो फ्यूजन होता है, और साथ ही साथ वो अपनी भारतीय संस्कृति के साथ साथ अपने रूट्स यानी राजस्थानी संस्कृति को भी जोड़ता है, उसे भी हम कह सकते हैं फैशन। और यही आप सिखाते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।